कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है। वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं। और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है, किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदाय को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं
और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंढोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत सिस्टमैटिक अटैक जिसका मकसद हमारी वक्फ इंस्टीट्यूशन को सरकारी कंट्रोल में लाना, मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पॉलिटिकल कब्जा जमाना और हमारी विरासत को तोड़ना है। सर, हम सब जानते हैं कि वक्फ गरीब से गरीब जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, और खास करके बेवा, अनाथ और जो बीमार हैं, जो एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी है, उनको केटर करना है। लेकिन मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो जमीन हमसे कब्जा लेना चाहती है, और अफसोस की बात यह है कि आज जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ऐसे पार्टी उनका साथ दे रही है। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे वो। इसके अलावा लीगल केसेस इतने लंबे लंबे चलेंगे कि हिंदुस्तान की आधी आबादी कोर्ट्स में मिलेगी। सर, ये वक्फ का जो है रिलीजियस एक्ट अंडर इस्लामिक लॉ है, which is protected by a constitution, particularly by Article 25 and 26 of the Constitution. The JPC's failure to conduct a proper clause-by-clause discussion and its refusal to provide essential documents raise serious concern. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को स्क्रैप कर दिया जाए और फिर से अगर सही नीयत है इसको सुधार करने की तो इस पे विचार सब मुसलमान साथियों से लें। ये जीपीसी एक मौकरी था सर। 25 मीटिंग्स हुई जिसमें से लगभग 300 ऑर्गेनाइजेशन और 3000 लोगों को बुलाया गया। 120 घंटे की चर्चा हुई। अगर आप लोगों में बांटे तो 10 से 15 सेकंड मिला। बहुत लोगों को बुलाया गया जिससे बात तक नहीं हो पाई। 22 तारीख को आखिरी हमारा लखनऊ में था, वहां पे चर्चा हुई और चर्चा में यह कहा गया कि आप 10 दिन 15 दिन में आप जवाब दीजिए, लेकिन 2 दिन के बाद यहां पे आखिरी मीटिंग हुई। क्लॉज बाय क्लॉज हमें चर्चा करनी थी, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है सर, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है किसी तरह, जब से आई है मुसलमानों को टारगेट कर रही है, चाहे सीएए कानून हो, चाहे ऑनगोइंग अटैक प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट 1991 के खिलाफ हो, ट्रिपल तलाक हो, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को डिसकंटिन्यू किया हो, नया उड़ान स्कीम को डिसकंटिन्यू किया हो, मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 72% से घटा दिया हो, स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया हो। एएमयू किशनगंज जो 15-12 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कई मर्तबा नीतीश जी को, कई मर्तबा यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, जितने अफसरान हैं सबको मिला, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला। ये मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति करते हैं, हमारा जो हक है नहीं देते। सर, this bill will keep society in a state of permanent polarization. Dilution of Waqf bodies, Waqf Council, Waqf Board, Waqf Tribunals, Limitation Act will result in extended legal conflicts
anywhere, anytime, anywhere the government wants. सर, ये मुसलमान कौम को उसका हक छीन के डराना चाहती है. अंग्रेजी में कहावत है, मैं पढ़ना चाहता हूं. Fear is dangerous. It sparks violence much faster than anger. मेरी दरखास्त है कि हिंदुस्तान के लोगों में आपस में लड़ाना छोड़ दें. जो अंग्रेजों से आपने सबक ली उसको आप भूल जाएं. हिंदुस्तान बदल चुका है, अब आपस में हम नहीं लड़ने वाले. सर, मेरे नेता राहुल जी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी ने लगातार सवाल उठाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है. ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, राइट टू एस्टैब्लिश मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 26, ये सब का वायलेशन है और ये कर रही है. इसको रोकना हमारा फर्ज है. सर, टुडे ये मुस्लिम को टारगेट करेंगे, कर रहे हैं. कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को, सिखों को इस पे भी बारी आएगी. और आखिर में क्या होगा, वो जो जब इनका लूट जाएगा जमीन लूट लेंगे, तब हमारे हिंदू भाइयों तक आएंगे. तो इससे पहले कि आगे तक जाए, इनको रोकना हमारा फर्ज है. फोर्स नैरेटिव किया जा रहा है. हमारे आदरणीय ये मंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की. गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के तहत ये लोगों में बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता देता है. सर, इन्हीं के गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 24 में 909 वक्फ प्रॉपर्टीज आर इलीगली एनक्रोच्ड. लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 16,931 हो गया. ये 16,000 कैसे घट गया? ये जमीनें कहां गई? इसका जवाब देना होगा माननीय मंत्री को. सर, ये कहते हैं कि कोई भी वक्फ की जमीन घोषित कर देगा, पार्लियामेंट पे घोषित कर देगा. सर, मैं सलाम करता हूं यहां जब स्पीकर साहब आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया. इसमें लिखा हुआ है टू डिक्लेयर अ वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे बाय सर्वे कमिश्नर इज इंपॉर्टेंट, इज एन मस्ट. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वे कमिश्नर नॉन मुस्लिम होता है. उसके बाद क्या होता है, रिव्यू बाय वक्फ बोर्ड. उसके बाद फिर गजेट नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट. पिछले 10-11 सालों में 75% गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में वो बीजेपी या उसके अलायंस के हैं. उसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में. लेकिन ये क्या कहते हैं कि यहां पे हम लोग ये फॉलो नहीं करते. तो कौन जिम्मेवार है अगर फॉलो नहीं करते? वो खुद जिम्मेदार है. मिनिस्टर साहब ने 2 लाइन की कविता पढ़ी, मैंने ठीक से सुना ने हवा का रुख के बारे में कहा. मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो. चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं. ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इनको कि आज अगर हवा इनके साथ है तो कल इसके खिलाफ भी होगा. सर, मुझे अफसोस है कि आदरणीय होम मंत्री यहां पे जो तकरीर कर रहे थे, जो उसमें जो घमंड उनसे दिख रहा था, वो भूल जाते हैं कि जो आज साहिब मसनद है वो कल ना होंगे, और वो कल जल्द ही आने वाला है जो उनकी मसनद छिन जाएगी उनसे. सर, मिनिस्टर साहब ने आज सुबह ही कहा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन देंगे. ये 1995 के बिल में है, और मैंने इंटरनेट में देखा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 लेडी मेंबर्स हैं, दराक्षान अंद्राबी, मुनव्वरी बेगम. फिर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में हमने देखा, वहां भी मिसेस साहिबा अहमद थी और तबस्सुम खान साहिबा थी. सर, जो मोस्ट डेंजरस है, और इससे इसकी साफ नियत पता चलती है, सीईओ को लेके. अब इनका मंशा है कि सीईओ नॉन मुस्लिम होगा. क्लॉज 14 सेक्शन 220A, चेयरमैन of work board under section 220A of the
एक्ट 90 थ्रू अ वोट नॉन कॉन्फिडेंस इंश्योर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको हटाया जा सकता था, लेकिन वो हटाने का प्रोविजन अब हटा दिया। क्लॉज 15 सेक्शन 23 CEO अगेंस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे सर, यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, ये जितने हैं, इसका जो भी मेंबर होगा, जो भी CEO होगा, वो हिंदू समाज से होगा। तो हमसे क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और सबसे खतरनाक ये है सर, क्लॉज नंबर 38 सेक्शन 100, इसमें है नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट बोर्ड और CEO। इसका मतलब यह है कि आप गड़बड़ी कीजिए, आपको कोई नहीं हटा सकता, आपका लीगल प्रोटेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा सर। क्लॉज 26 सेक्शन 52A में पनिशमेंट जो था एनक्रोचर्स के लिए, सर आई हैव गॉट ओनली 8 मिनट सर, आई हैव अनदर 3 मिनट 4 मिनट सर, 2 मिनट सर। पनिशमेंट था नॉन वेलेबल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब क्या कर दिया, प्लेन इम्प्रिजनमेंट एंड सजा अप टू 2 इयर्स। आप जानते हैं कि अगर सजा 2 साल से 3 साल से कम हो तो बेलेबल है, उसी वक्त निकल जाता है। तो आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन एनक्रोचर्स, सर मेरा 2 मिनट और दीजिए सर। सर ये क्लॉज 40 सेक्शन 104 नॉन मुस्लिम्स को डोनेशन देने का इजाजत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही 1-2 साल के अंदर 2 मुस्लिम हैव डोनेटेड लैंड लीडिंग टू 500-year-old टेम्पल इन कश्मीर। Muslim family in Bihar donated land worth 2.5 crore for विराट हनुमान मंदिर। उसी तरह हिंदू सिस्टर्स 2 उत्तराखंड सर उत्तराखंड की 2 बहनों ने 1.5 करोड़ का ईदगाह में दान दिया। हिंदूज इन अयोध्या डोनेटेड टू ग्रेवयार्ड। सर लेट मी, इकरा चौधरी जी, माननीय श्री सर ये सरकार हिंदू विरोधी नहीं, ये पुअर विरोधी है, और ये हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप लिख लीजिए,